नमस्कार मित्रांनो, टी-ए-टीसाठी हिंदी टॉपिक घेतो आहे आपण. ज्यांनी हिंदी विषय निवडला असेल त्यांच्यासाठी. तर बघा पहिला प्रश्न, जिंदगी की कहानी नहीं नाचसी, इस पंक्ती में प्रमुख अलंकार कौन-सा है? तर याच्यात रूपक अलंकार आहे आणि हे सुरुवातीचे 4-5 क्वेश्चन्स आहे ना, हे पॅसेज आपलं उतारामधील आहे. तर त्याच्यात रूपक अलंकारवरती हा प्रश्न विचारला गेलेला आहे. तर 4-5 प्रश्न हे अलंकारवरतीच आहे. तर अलंकार हा किती महत्त्वाचा आहे टी-ए-टीसाठी आणि हे क्वेश्चन्स म्हणजे तुम्हाला एक मार्गदर्शन आहे, की कशाप्रकारे क्वेश्चन्स येऊ शकतात आणि त्याच्यानुसार तुम्ही तयारी करू शकतात. तर चला पुढचा प्रश्न, राह सुई मगर गुनगुनाती चली, इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है? तर याच्यात मानवीकरण, ऑप्शन क्रमांक बी. पुढचा प्रश्न, यह न संभव कि हर पंख सीधा चले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह न संभव कि हर पंख सीधा चले. तर याच्यात अनुप्रास अलंकार आहे. तर अनुप्रास अलंकार कधी होतो की जे शब्द वारंवार आलेले, जसे की याच्यात ह आले, यह आणि हर, त्याच्यामुळे अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन क्रमांक बी. पुढचा प्रश्न, हर लहर जो उठी वह उछलती रही, इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है? याच्यातही तोच अनुप्रास, कारण की र हा वारंवार आलेला आहे, रिपीट झालेला आहे. ह र आणि ल ह र र र आणि परत रही, म्हणून ऑप्शन क्रमांक ए अनुप्रास अलंकार. पुढचा प्रश्न, सपनों पर महल सा बसा करो, सपनों पर महल सा बसा करो. तर याच्यात उपमा दिलेली आहे, सपनों पर महल सा बसा करो, म्हणून ऑप्शन क्रमांक बी उपमा अलंकार. पुढचा प्रश्न, निम्न शब्दों में कविता में प्रयुक्त सौरभ शब्द का अर्थ क्या है? हे पोयम होती, पोयममधील क्वेश्चन्स आहे. तर सौरभ म्हणजे सुगंध, ऑप्शन क्रमांक 2. पुढचा प्रश्न, निम्न में से बहुत गुस्सा होना, इस अर्थ का मोहरा कौन सा है? तर ऑप्शन बघा तुम्ही, दांत पिसना, फुलकर कुपा होना, आंखें दिखाना, बात का बतंगड़ बनाना. तर ऑप्शन क्रमांक 1 दांत पिसना. तर आता बाकी ऑप्शनसुद्धा बघू आपण. फुलकर कुपा होना, फुलकर कुपा होना का अर्थ बहुत खुश होना या घमंडी होना होता है. और दूसरा है आंखें दिखाना, आंखें दिखाना का अर्थ डरावना या गुस्सा करना, सीधे तौर पर बहुत गुस्सा नहीं, मतलब ज़्यादा गुस्सा नहीं है, सिर्फ आंखें दिखाना. अगला, बात का पतंगड़ बनाना, किसी छोटी सी बात या साधारण विषय को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश करना. इसका मतलब है मामूली समस्या को तूल देकर उसे एक बड़ा विवाद या झगड़ा बना देना. इसे तिल का ताड़ करना या बाल की खाल खींचना भी कहा जाता है. तर बातों का बतंगड़ बनाना, तिल का ताड़ करना और बाल की खाल खींचना, ये तीनों हो सकते हैं, मतलब है. निम्न शब्दों में से कृषि कार्य करने वाला इस अर्थ के लिए एक शब्द कौन सा है? तो सरल क्वेश्चन है ये, कृषक, ऑप्शन क्रमांक 1 किसान. अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से रुदंत शब्द कौन सा है? तो चलना. हे काही समानार्थी शब्द आहे, समानार्थी टॉपिकसुद्धा IMP आहे. पुढचा प्रश्न, निम्न में से क वर्ग के वर्णों का समूह कौन सा है? तर बघा, क ख ड च ज, और अगला है, तो इसमें है क ख ग घ ड, ऑप्शन क्रमांक 3. निम्न वाक्य में यह आम खाता है, इस वाक्य का भूतकाल का वाक्य कौन सा है? ऑप्शन देखो, उसने आम खाया, वह आम खा रहा था, वह आम खा रहा है, वह आम खाता है. तो उसमें भूतकाल पूछा गया है.
तो ऑप्शन क्रमांक 1, उसने आम खाया, सही आंसर। अभी अन्य विकल्प देखते हैं। वह आम खा रहा था, इसमें अपूर्ण भूतकाल है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो यह दर्शाता है कि क्रिया भूतकाल में जारी थी। और अगला है वह आम खा रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वह आम खा रहा है। और अगला है वह आम खाता था, यह भी भूतकाल का ही एक रूप है, सामान्य भूतकाल की आदत दर्शाने वाला, लेकिन प्रश्नों के संदर्भ में उसमें आम खाया को अधिक सटीक सामान्य भूतकाल माना जाता है। तो सही आंसर है उसने आम खाया, ऑप्शन क्रमांक 1। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है, मतलब व्याकरण गलत लिखा गया है। पहला प्रश्न देखो, ऑप्शन देखो, पिताजी ने बाजार से सब्जी लाया। दूसरा है पिताजी बाजार से सब्जी लाए, पिताजी ने बाजार से सब्जी लाए, पिताजी ने बाजार में सब्जी लाया। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक 2, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य भाववाचक है। राम ने फल खाया, राम फल खा रहा है, राम से फल खाया गया, राम फल खाता है। तो इसमें है ऑप्शन क्रमांक 3, राम से फल खाया गया। अगला प्रश्न, प्राकृतिक इस तद्भव शब्द में मूल शब्द क्या है। तो पहला ऑप्शन देखो कृतिक, दूसरा प्रकृति, और तीसरा है प्रस्ति, और चौथा है कृति। तो देखो ऑप्शन क्रमांक 2, प्रकृति, प्राकृतिक नेचुरल, प्रकृति। अभी विकल्प देखते हैं। कृतिक का मतलब, यह शब्द कृति में एक प्रत्यय जोड़ने से बना है, इसका अर्थ रचना से संबंधित होता है, न कि प्रकृति से। अगला प्रस्ति, यह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, शब्द ही अशुद्ध है। और आखिरी वाला ऑप्शन कृति, उसका अर्थ रचना या कार्य होता है, हालांकि यह प्रकृति के भीतर एक हिस्सा लग सकता है, लेकिन प्राकृतिक शब्द का सीधा संबंध प्रकृति से है। अगला प्रश्न, शिकायती पत्र को निम्नों में से क्या कहते हैं। शिकायत पत्र करना है तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन 1 देखो, औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र, और निजी पत्र, और घरेलू पत्र। तो ऑप्शन क्रमांक 1 सही है, औपचारिक पत्र कहेंगे शिकायत पत्र को। अभी विकल्प देखते हैं, मतलब ये किस किस को लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र, ये पत्र उन लोगों के लिए लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है, जैसे मित्र, माता पिता या सगे संबंधी को। और निजी पत्र, यह अनौपचारिक पत्र का ही दूसरा नाम है जो व्यक्तिगत संदेशों के लिए उपयोग होता है। और आखिरी घरेलू पत्र, ये भी परिवार के सदस्यों को लिखे जाने वाले अनौपचारिक पत्र ही होते हैं जिनमें घरेलू बातों का जिक्र होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से मध्यकालीन कवि का नाम क्या है। ये तो आईएमपी प्रश्न है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसमें सही आंसर कबीर है, आप सबको पता होगा। पहला ऑप्शन कबीर, कबीरदास। अभी कबीरदास के बारे में देखते हैं क्या है। रामानंद, ये उनका गुरु थे, इनसे कबीर ने राम नाम ग्रहण किया था, और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उनकी वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक 1464 ईसा पूर्व में किया। या बीजक के मतलब उनका जो संग्रह था, वाणी का संग्रह, उनके 3 भाग हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है। वो 3 भाग क्या है, रेमेनी, शबद और साखी, और किस भाषा में है। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आया हुआ है।
और विशेषता हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आया हुआ है। चित्र में एक आधुनिक कवि का भी उल्लेख है, सॉरी निराला, ये एक छायावादी रचनाकार हैं। उनको छायावादी रचनाकार भी कहा जाता है। छायावादी रचनाकार किसे कहा जाता है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो वो है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका 1923, परिमल 1930 और गीतिका, ये उनकी काव्य रचनाएं हैं। यह छवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, अभी रामधारी दिनकर आधुनिक युग के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, लेखक और निबंधकार थे। यहाँ उनके बारे में कुछ मुख्य बातें दी गई है। और उनका जीवनकाल 1908 से 1974। परिचय, उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है और वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि माने जाते हैं। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो है रामधारी सिंह दिनकर नाम से जाने जाते हैं। पत्रिका संपादन, उन्होंने समन्वय और मतवाला जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। और उनके काव्य संग्रह नीचे है, रेणुका, इतिहास के आंसू, नीम के पत्त, सूरज का ब्याह, परशुराम की प्रतीक्षा और आत्मा की आंखें। निम्न में से यथाशक्ति शब्द की समास का उदाहरण है। तो समास पे भी क्वेश्चंस आएंगे, और ये भी आईएमपी क्वेश्चन है यथाशक्ति। तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति, ऑप्शन क्रमांक 2। अगला प्रश्न, निम्न में से बच्चों, सॉरी ये गलती से टाइपिंग का मिस्टेक है, बच्चों तुम मेरे साथ आओ, इस वाक्य का रचना के अनुसार भेद कौन सा है। बच्चों तुम मेरे साथ आओ, ये सिंपल सरल है, ऑप्शन क्रमांक 4। अगला प्रश्न, रमेश मिश्र और अन्य पंच कह उठे, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया निम्न में से कौन सी है। क्रिया कहाँ हो रही है, कह उठे, ऑप्शन क्रमांक 4। 2 ऑप्शन हो गए हैं, तो उसका सही उत्तर है कह उठे, ऑप्शन क्रमांक 2। और अगला प्रश्न है, निम्न में से नदी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन क्रमांक 1 देखो, समीर, ऑप्शन क्रमांक बी, और ऑप्शन क्रमांक ऑप्शन क्रमांक ए समीर, बी सरिता, सी धरती और डी चपला। तो सही आंसर है सरिता। तो नदी के और कौन से समानार्थी शब्द हैं, तो सरिता, तटिनी, तरंगिणी, वाहिनी। और समीर का ये भी देख लो, ये भी आ सकता है कि समीर का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो इसमें हवा, वायु, पवन, अनिल, वात, मारुत और समीर। और धरती का ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पृथ्वी, धरा, भूमि, वसुंधरा, अवनी, क्षिति, मही, जमीन और अचला। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।